वो सुबह मोहल्ले की तंग गली में हमेशा की तरह शोर से शुरू हुई थी। सिलाई मशीन की मुसलसल टक-टक, कपड़े काटने की कैंची की चरचराहट और बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ें। ज़ैनब की आंख खली तो सबसे पहले उसने अपने अब्ता को देखा, जो झटकी हुई कमर के साथ पुरानी मशीन के सामने बैठे थे। उनके हाथों की रगें उभर आई थीं, उंगलियों पर सोई के निशान थे और आंखों में वही थकन जो बरसों की मेहनत के बाद आ जाती है। ज़ैनब चुपचाप उठकर पानी ले आई, अब्ता के पास रखी प्याली में चाय डाली और धीरे से बोली, अब्ता, थोड़ा आराम भी कर लिया करें। अब्ता मुस्कुरा दिए, बेटी, काम रुके तो चौल्हा कैसे जलेगा। ज़ैनब को अपने घर की हालत अच्छी तरह मालूम थी। 2 कमरों का छोटा सा मकान, एक कमरे में सिलाई का काम, दूसरे में सारा घर। अम्मी मोहल्ले के घरों में बर्तन मांजने जाती थीं, कभी कभार कपड़े भी इस्त्री कर देतीं। ज़ैनब पढ़ना चाहती थी, डिज़ाइनिंग के बारे में जानना चाहती थी, रंगों और कपड़ों के नक्शों से उसे अजीब सा लगाव था। पर किताबें कहाँ से आते, फीस कहाँ से दी जाती। फिर भी वो शाम को अब्ता के पास बैठकर बचे हुए कपड़ों के टुकड़े जोड़ती, छोटी छोटी कमीज़ों पर खुद से बनाए हुए फूल टानिकती। मोहल्ले की औरतें तारीफ करती तो ज़ैनब का दिल खुश हो जाता। एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी। अम्मी को काम पर बुलाया गया तो ज़ैनब भी साथ चली गई। बड़े से घर में रोशनियों की चमक, कीमती कपड़े, खुशबुओं की महक। ज़ैनब की नज़र एक लड़की पर जा टककी जो गैरमुल्की लग रही थी। इसने नीला लिबास पहना हुआ था जिस पर नफीस कढ़ाई थी। ज़ैनब बे-इख्तियार उसके करीब जाकर रुक गई। वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, तुमने ये देखा है? ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ज़ैनब की आंखों में चमक आ गई। वो पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिली थी जो अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करता हो। लड़की ने अपना नाम आयशा बताया कि वो न्यूयॉर्क में अपने वालिदैन के साथ रहती है और छुट्टियां गुजारने आई है। ज़ैनब ने डरते डरते अपने शौक का जिक्र किया। आयशा ने हैरत से उसके हाथों की तरफ देखा, तुम्हारे टांके बड़े साफ हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बुनियादी चीज़ें सिखा सकती हूँ। अगले चंद दिनों में आयशा वाकई ज़ैनब के पास आने लगी। वो इसे रंगों का मैल, कपड़ों की पहचान और डिज़ाइन के छोटे छोटे उसूल बताती। ज़ैनब जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। अब्ता ने भी देखा तो खुश हुए, बेटी, हुनर सीखना कभी ज़ाया नहीं जाता। मगर दिल के किसी कोने में इन्हें डर भी था कि उनकी बेटी कहीं ख्वाबों के पीछे भागकर हकीकत से दूर ना हो जाए। वक्त गुजरता गया। आयशा वापस न्यूयॉर्क चली गई, मगर जाते जाते उसने ज़ैनब को एक पुराना सा स्केच बुक और कुछ रंगीन पेंसिलें दे दें। ज़ैनब ने इन्हें सीने से लगा लिया। वो रातों को जागकर कपड़ों के डिज़ाइन बनाती, दिन को अब्ता के काम में हाथ बटाती। मोहल्ले में इसकी बनाई हुई कढ़ाई मशहूर होने लगी। कुछ लोग खास तौर पर इससे काम करवाने आने लगे। पैसे ज्यादा ना होते मगर इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़ी गाड़ी मोहल्ले में रुकी। ज़ैनब हैरान होकर बाहर निकली तो देखा आयशा अपने वालिदैन के साथ खड़ी है। उसके वालिद का अंदाज रोबदार था मगर आंखों में नरमी। इन्होंने अब्ता से बात की। पता चला कि वो न्यूयॉर्क में एक मारूफ डिज़ाइनर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। आयशा ने अपने वालिदैन को ज़ैनब के बारे में बताया था, इसकी मेहनत और शौक़ के बारे में। वो ज़ैनब का काम देखना चाहते थे। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी बनाई हुई चंद चीज़ें उनके सामने रखें। इन्होंने गौर से देखा, कभी एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिए। आयशा की वालिदा बोली, तुम में कुदरती सलाहियत है। अगर मुनासिब रहनुमाई मिले तो तुम बहुत आगे जा सकती हो। ज़ैनब के लिए ये अल्फाज किसी इनाम से कम न थे। अब्ता खामोशी से सब सुनते रहे। दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। चंद दिन बाद इन्होंने पेशकश की कि ज़ैनब न्यूयॉर्क आकर बाकायदा तरबियत हासिल करे। ये बात ज़ैनब के लिए ख्वाब जैसी थी मगर अब्ता के लिए पहाड़ जैसी। गरीब आदमी अपनी बेटी को इतनी दूर कैसे भेज दे? मोहल्ला क्या कहेगा? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब भी चुप हो गई। इस रात घर में देर तक खामोशी रही। फिर अब्ता ने आहिस्ता से कहा,
अगर किस्मत ने दरवाज़ा खोला है तो हमें बेटी को रोकना नहीं चाहिए, पर अल्लाह से दुआ है कि वो उसे अपनी अमान में रखे। न्यूयॉर्क जाने का इंतज़ाम हुआ तो ज़ैनब के दिल में खुशी के साथ अजीब सा डर भी था। उसने पहली बार हवाई जहाज़ देखा, पहली बार इतनी दूर सफ़र किया। शहर की ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार जिंदगी, हर चीज़ इसके लिए नई थी। आयशा के घर में दाखिल हुई तो खुद को किसी फिल्म के सीट पर महसूस किया। हर तरफ खूबसूरत लिबास, डिज़ाइन के नमूने, बड़े बड़े कमरे। ज़ैनब ने अपने सादा कपड़ों को देखा तो दिल में हल्की सी शर्मिंदगी आई, मगर आयशा ने इसका हाथ पकड़कर कहा, यहाँ तुम्हारी मेहनत और हुनर की कद्र होगी, कपड़ों की नहीं। तरबियत शुरू हुई तो ज़ैनब को अंदाज़ा हुआ कि उसका शौक़ कितना कच्चा था। यहाँ हर चीज़ बाकायदा सीखनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक काम, नए नए तरीक़े, नए डिज़ाइन। कभी कभी वो थक कर रो पड़ती, अम्मी और अब्बा याद आ जाते, मगर फिर अपने ख्वाब को याद करके खुद को संभाल लेती। आहिस्ता आहिस्ता उसके डिज़ाइनों में निखार आने लगा। उस्ताद भी इसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। इन्हीं दिनों आयशा का भाई आदिल भी स्टूडियो में आता जाता था। वो ख़ानदान के कारोबार में हाथ बटाता था। शुरू में ज़ैनब ने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी, मगर आदिल ने उसकी मेहनत को नोट किया। कभी कभार वो इसके डिज़ाइन पर राय देता, हौसला बढ़ाता। ज़ैनब को अजीब सा सुकून मिलता। वो सोचती थी कि बड़े लोगों के बच्चे शायद गुरूर वाले होते हैं, मगर आदिल का अंदाज सादा था। वक्त के साथ ज़ैनब का एतमाद बढ़ा। एक दिन इसका डिज़ाइन ख़ानदान की एक नुमाइश में मुंतखब हुआ। उसका नाम छोटे से कार्ड पर लिखा देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने अब्बा को फ़ोन किया तो अब्बा की आवाज़ भर आई, बेटी, तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ज़ैनब ने इस लम्हे महसूस किया कि गुर्बत ने इसके पांव बांधे थे मगर ख्वाबों ने उसे पर लगा दिए हैं। इसे ये खबर ना थी कि इस नए सफ़र में इसकी ज़िंदगी के और भी रंग खलने वाले हैं, और वो रिश्ते जन्म लेने वाले हैं जो इसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देंगे। न्यूयॉर्क में ज़ैनब की ज़िंदगी अब एक नए सांचे में ढल चुकी थी। सुबह सवेरे स्टूडियो की खिड़कियों से आती रोशनी, मशीनों की हल्की सी गूंज और कपड़ों की महक इसके दिन की शुरुआत बन चुकी थी। शुरू में जो अजनबी थी, वो अब मानूस होने लगी थी। मगर दिल के किसी कोने में वतन की मिट्टी की खुशबू, अम्मी के हाथ की चाय और अब्बा की टक टक करती मशीन की आवाज़ बसी रहती थी। वो हर रात सोने से पहले अम्मी को वीडियो कॉल करती, छोटे छोटे दिक्सिक साझा करती और फिर अगले दिन के लिए खुद को मजबूत कर लेती। एक दिन स्टूडियो में हलचल मच गई। एक बड़ी फैशन शो की तैयारी हो रही थी जिसमें ख़ानदान के साथ साथ नए डिज़ाइनर्स को भी मौका मिलना था। ज़ैनब का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि उसका काम इस बड़े स्टेज तक पहुंचे, मगर डर भी था कि कहीं इसकी मेहनत कम ना पड़ जाए। आदिल ने उसकी परेशानी महसूस की तो मुस्कुरा कर बोला, तुम अपने दिल से डिज़ाइन बनाती हो, यही तुम्हारी ताकत है, बाकी सब हम देख लेंगे। ज़ैनब ने पहली बार किसी अपने जैसे शख्स की हिमायत को इतना करीब से महसूस किया। तैयारियों के दिनों में ज़ैनब ने खुद को भुला दिया। वो रात गए तक कपड़ों के खाके बनाती, कभी कपड़ा बदलती, कभी रंगों में मामूली सी तब्दीली करती। एक ड्रेस पर उसने अपने मोहल्ले की लड़कियों के लिबास से मुतासिर होकर सादा मगर खूबसूरत कढ़ाई की। उस्ताद ने देखा तो चौंक गए। इन्होंने कहा कि इसमें एक कहानी है, एक सच्चाई जो महंगे डिज़ाइनों में कम मिलती है। ज़ैनब ने पहली बार महसूस किया कि इसकी गुर्बत इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन सकती है। फैशन शो के दिन इसका दिल कांप रहा था। लाइट्स की चमक, लोगों का शोर, कैमरों की चकाचौंध। जब इसका डिज़ाइन स्टेज पर आया तो लम्हा भर के लिए वक्त थम सा गया। हाज़िरीन में खामोशी छा गई, फिर तालियों की आवाज़ गूंज उठी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। आदिल ने दूर से उसे अनगूठा दिखाया। इस एक लम्हे ने उसकी बरसों की मेहनत को मानी दे दिए। कामयाबी के बाद ज़ैनब के लिए रास्ते खलने लगे। इसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, लोग उसका नाम पूछने लगे, मगर साथ ही हसद की नज़रें भी उठने लगें।
कुछ लोग कहते कि वो यहाँ किसी सहारे के बगैर नहीं पहुंची, किसी ने कहा कि वो खानदान की हमदर्दी का फायदा उठा रही है। ये बातें ज़ैनब के दिल को चुभती थीं। एक दिन वो रो पड़ी। आदिल ने उसे खामोशी से सुना और फिर कहा, लोग बातें करेंगे, तुम अपने काम से जवाब दो। सच देर से सही सामने आ ही जाता है। इसने ज़ैनब को फिर संभलने का हौसला दिया। उसी दौरान ज़ैनब के वालिदैन पाकिस्तान में बीमार पड़ गए। ये खबर सुनते ही इसके कदम डगमगा गए। दिल चाहा सब कुछ छोड़कर वापस चली जाए। खानदान ने उसे जाने की इजाज़त दी। जब वो अपने मोहल्ले पहुंची तो गली की वही तंगी, वही शोर, मगर इस बार लोगों की नज़रों में एहतराम था। अब्ता कमज़ोर हो गए थे मगर आंखों में फ़ख्र था। ज़ैनब ने उनके पास बैठकर हाथ थामा। इस लम्हे उसे एहसास हवा के जड़ों से जुड़े बगैर कोई भी ऊंचा नहीं उड़ सकता। चंद हफ्तों बाद ज़ैनब वापस न्यूयॉर्क आई तो इसके अंदर एक नया सुकून था। उसने दिल में तय किया कि वो अपने काम के साथ साथ अपने जैसे बच्चों के लिए भी कुछ करेगी। इसने स्टूडियो के एक कोने में छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया जहां कम वसाइल वाले तलबा को बुनियादी डिज़ाइन सिखाया जाता। आदिल और इसके वालिदैन ने उसकी हौसला अफजाई की। ये देखकर ज़ैनब को लगा कि उसका ख्वाब सिर्फ अपना मकाम बनाना नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाना है। वक्त के साथ आदिल और ज़ैनब की दोस्ती गहरी होती गई। वो दोनों देर तक डिज़ाइन पर बातें करते, जिंदगी के ख्वाब बांटते। ज़ैनब को कभी ये ख्याल नहीं आया था कि वो इतने बड़े ख़ानदान में अपना रिश्ता जोड़ने का सोच भी सकती है। मगर दिल के मामलात अक़ल के काबू में कब रहते हैं। एक दिन आदिल ने हिचकिचाते हुए इससे कहा कि वो इसकी सादगी और मेहनत से मुतासिर है। ज़ैनब के दिल में एक तूफ़ान सा उठा। उसे अपने वालिदैन, अपनी हैसियत, सब कुछ याद आ गया। इसने आदिल से कहा कि वो इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहती है। आदिल ने अपने वालिदैन से बात की तो घर में बहस छिड़ गई। खानदान की बुजुर्ग औरतों ने फ़र्क हैसियत का जिक्र किया, लोगों की बातों का खौफ दिलाया। मगर आयशा और उसकी माँ ज़ैनब के हक़ में थीं। इन्होंने कहा कि इज़्ज़त दौलत से नहीं, किरदार से होती है। आखिरकार आदिल के वालिद ने ज़ैनब से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़ैनब कांपते दिल के साथ उनके सामने बैठी। इन्होंने उसकी कहानी सुनी, इसकी मेहनत देखी और खामोशी से कहा, हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर में दिल लेकर आए, सिर्फ नाम नहीं। निकाह सादगी से हुआ। ज़ैनब ने सादा सा लिबास पहना जिसमें उसकी अपनी कढ़ाई थी। उस दिन उसने दिल में अब्ता की दुआओं को महसूस किया। नए घर में कदम रखते वक्त इसने खुद से वादा किया कि वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगी। वो बहू ज़रूर बनी थी, मगर इसकी असल पहचान इसकी मेहनत थी। शादी के बाद भी ज़ैनब ने काम जारी रखा। उसने अपने प्रोग्राम को बाकायदा इदारे की शक्ल दी। पाकिस्तान के कुछ बच्चों को ऑनलाइन तरबियत मिलने लगी। इसका दिल मुतमईन था कि वो दोनों दुनियाओं को जोड़ रही है। कभी कभार उसे अपने मोहल्ले की वो तंग गली याद आती तो वो मुस्कुरा कर कहती कि वही गली इसकी ताकत की जड़ है। कुछ साल बाद जब इसका पहला मजमुआ आलमी सतह पर पेश हुआ तो उसने स्टेज पर खड़े होकर अपने अब्ता का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने गुर्बत के बावजूद इसके ख्वाबों को मरने नहीं दिया। इसने अम्मी का जिक्र किया जिन्होंने अपने हाथों की मेहनत से इसके लिए रास्ता हमवार किया। तालियां देर तक बजती रहीं, मगर ज़ैनब के दिल में सुकून था। वो जान गई थी कि असल कामयाबी बड़ी कोठियां नहीं बल्कि वो हौसला है जो इंसान को अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर आसमान तक ले जाता है।